अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में दो अहम खबरों के साथ हाजिर हूं आपकी खिदमत में। सबसे अहम और बड़ी खबर, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान का बहुत ही शदीद नुकसान हुआ है। आज के व्लॉग में इस नुकसान के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी खबर जो हमसाया मुल्क भारत से आ रही है, एक तो जो उनका प्लेन क्रैश हुआ था कल, उसके हवाले से डिटेल सामने आई है और इसके साथ साथ एयर इंडिया के हवाले से कुछ मजीद जहाजों की भी डिटेल्स जो है आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया के, उन्होंने जो कल हादसा पेश आया है वहां पर जाकर कुछ पिक्चर्स बनवाई हैं, जाए हादसा का दौरा किया है और ये जो शूट उनका वहां पर हुआ है, इस शूट को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इंडियंस की जानिब से। और वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही हार्टलेस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो वहां पर जा रहे हैं खूब तैयार होकर, और बजाय इसके कि वो उन खानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं जिनके लोग इस हादसे में चले गए हैं, जिनके अपने, और वो वहां पर जाकर जहां पर कुछ भी नहीं बचा हुआ, वहां पर जाने की जरूरत उनको नहीं थी और वहां पर जाकर वो प्रॉपर अपना शूट करवा रहे हैं। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं जनाब। ये जो अहम खबर है इसराइल का ईरान पर हमला, इसके अंदर सबसे पहले जो नुकसानात की डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं। और अब तक के जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में 78 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 329 अफराद जख्मी हुए हैं। ये याद रहे कि जो इसराइल ने ईरान पर हमले किए ये मुख्तलिफ जगहों पर किए हैं और मुख्तलिफ टाइमिंग्स में किए हैं। पै दर पे ये हमले थे, 6 से 7 लहरें थी इन हमलों की जिसमें उन्होंने अटैक किया है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो इस वजह से भी शायद हुआ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसराइल के पास मौजूद थी मोसाद की जानिब से, और उन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पर इसराइल ने ईरान को अटैक किया। तो जनाब, ये बताया गया है कि इसराइली हमलों में तेहरान के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ शहीद ओहदेदारों और एटमी साइंसदानों के नाम अब जारी कर दिए गए हैं इन इसराइली हमलों में शहीद होने वाले। और ईरानी मीडिया का यह बताना है कि फौजी ओहदेदारों में पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं मेजर जनरल हुसैन सलामी, जिनका सबसे पहले जिक्र किया गया था और इसकी कंफर्मेशन की गई है। बहुत सी स्पेकुलेशंस भी हैं, मुख्तलिफ मीडिया पर चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं, लेकिन ईरानी मीडिया जो चीज रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रख देती हूँ। इसके साथ साथ जी पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह है मोहम्मद हुसैन अफशर्दी उर्फ मोहम्मद बाकरी। इसके साथ साथ फजाई फोर्स के सरबराह हैं अमीर अली हाजीजादे और पासदारान इनकलाब खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के सरबराह शामिल है गुलाम अली रशीद। ये तो तमाम मिलिट्री ओहदेदार शामिल हैं। फजाई फोर्स के सरबराह शामिल हैं, बहुत ही हाई ऑफिशियल्स हैं जो एक अहम मीटिंग के अंदर मौजूद थे और अहम डिस्कशन हो रही थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंची वहां पर और फौरी तौर पर इसराइल ने अटैक किया। लेकिन इसके साथ साथ एटमी साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया, जो जोहरी प्रोग्राम के हिस्से में काम कर रहे थे वहां पर, उनको भी अटैक किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग थी और इसकी पूरी की पूरी रैकी हो रही थी, पूरी की पूरी डिटेल्स इसराइल के पास मौजूद थी और उन्हीं तमाम हाई ऑफिशियल्स को इसराइल ने टारगेट किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जोहरी हथियारों के हवाले से, ईरान के हवाले से कोई कंफर्मेशन अभी पूरी दुनिया के पास मौजूद नहीं है। ईरान एटमी ताकत है, जौहरी ताकत है या नहीं है, यूरेनियम उसके पास मौजूद है, लेकिन उसको उसने इस्तेमाल करते हुए जौहरी हथियारों में तब्दील कर लिया है या नहीं कर लिया, ये कंफ्यूजन अभी बाकी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आज कह रहे थे कि अभी इस हवाले से मेरे पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि मैं पूरे वसूख से, पूरी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं या नहीं। आगे चल के इनकी प्लानिंग क्या और ये इसराइल की और अमेरिका की, वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करी थी कि इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरानी जौहरी तवानाई प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदानों में जो लोग शामिल हैं जो शहीद हुए हैं, उनमें अहमद रजा जुल्फिकारी हैं और फरीदोन अब्बासी हैं, मोहम्मद मेहदी तेहरानची हैं, अब्दुल हमीद मनोचर और अमीर हुसैन फिकी शामिल हैं। ये तमाम लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे और इस इंतहाई अहम मीटिंग के अंदर, सेंसिटिव मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इसके साथ साथ ईरानी सदर डॉक्टर मसूद ने ईरान पर इसराइली हालिया हमले की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने ये जवाबी तौर पर कहा है कि हम इस जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे। इंतकामी झंडा लहराया गया उनकी जानिब से और उन्होंने कहा कि हम इसका इंतकाम जरूर लेंगे, इसका बदला हम जरूर लेंगे। ये बहुत ही मुजरिमाना हमला है जिसका सख्त जवाब ईरान देगा। इसके साथ साथ इसराइली वजीर आजम ने यह कहा था ईरान पर जब उन्होंने हमला किया था, जो पहला बयान उन्होंने जारी किया, तो उन्होंने कहा कि हमने ईरान के जोहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है।
ये स्टेटमेंट इसराइल ने जारी किया था और ये कहा कि ये हमले उतने दिन तक जारी रहेंगे जितने दिन तक हम अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं हमारी, तब तक मुकम्मल नहीं कर लेते, उतने दिन तक ये जारी रहेंगे हमले। इसके साथ साथ इसराइल ने ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज किया है और ये ऑपरेशन उतने दिन तक जारी रहेगा जब तक इसके फैलाव का खात्मा नहीं होगा। इसराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम उसने राइजिंग लाइन रखा है और इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि हालिया महीनों में ईरान ने ऐसे इकदाम किए हैं जो पहले कभी नहीं किए थे और ईरान के ये इकदाम अफजूदा यूरेनियम को हथियारों में बदलने के थे। जो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट इसराइल दे रहा है इस हमले की बुनियाद बता रहा है, जो रीजन बता रहा है वो ये बता रहा है कि हालिया जो इकदाम ईरान ने किए हैं यूरेनियम को हथियारों में बदलने वाले, उसके ऊपर हमें सख्त किस्म की रिजर्वेशंस हैं और उसी के पेश नजर हमने ये हमला किया है। नेतन्याहू ने ये मजीद कहा है कि इसराइल की बका को हम वाज़ेह और फौरी खतरा है और ईरान को अगर ना रोका गया तो वो कम वक्त में जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। ईरान 1 साल में भी जौहरी हथियार तैयार कर सकता है और चंद माह के अंदर भी तैयार कर सकता है। तो अब ये पूरी चीज क्लियर हो जाती है कि ये हमले बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन थी, वो क्या रोकना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हाई एंड ऑफिशियल्स को जो निशाना बनाया उसकी ये रीजन है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपना एक बयान दिया है गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक। उन्होंने कहा है कि ईरान को हमने कहा था कि मुआहिदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुआहिदे की कोशिशें हुई, मुआहिदे के करीब भी पहुंच गए, लेकिन मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान के कुछ सख्तगीर ओहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि होने क्या वाला है। अब जब सब सख्त हो चुका है, सख्तगीर हो चुका है, मामला बहुत इंटेंस हो चुके हैं, ईरानी अब मर चुके हैं वो सारे लोग, तो अब आगे भी बदतर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान को मुआहिदा करने का मौका देने के बाद अब एक और मौका दिया गया है कि ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी नहीं बचे। ये एक किस्म का फिर भी थ्रेटनिंग पोजीशन में इस वक्त थ्रेटन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब भी हमने जो हमला किया है, अब भी अगर आप मुआहिदा नहीं करते तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ईरान का स्टेटमेंट जो इसके बाद, इस ऑफर के बाद आया है, वो ये आया है कि हम मुआहिदा नहीं करेंगे, हम इंतकामी कार्रवाई करेंगे। और ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद ईरान की जानिब से 100 के करीब मिसाइल्स भेज भी दिए गए हैं, लेकिन इन खबरों की अभी तक कोई तस्दीक खुद ईरानी मीडिया की जानिब से भी नहीं की गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका दुनिया में सबसे मोहलिक हथियार बनाता है। इसराइल के पास इन हथियारों का एक बड़ा जखीरा है जो अमेरिका बनाता है और वो उसे चलाना भी जानते हैं। लिहाजा ये वक्त है कि इस सूरत हाल का खात्मा कर लिया जाए, वरना पहले से तयशुदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। ये भी एक किस्म की उनको वार्निंग दी गई है कि अब जो हमले हमने किए हैं उनकी इतनी इंटेंसिटी नहीं थी और अब जब हमले करेंगे तो बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे, उनकी शिद्दत बहुत ज्यादा होगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कही गई हैं। इसके साथ साथ ईरानी प्रेसिडेंट ने ईरान पर इसराइली हालिया हमले की शदीद मजम्मत की है और ये कहा है कि हम खामोश नहीं रहेंगे। और आज उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही ज्यादा इत्तेहाद की जरूरत है। ये जो मुजरिमाना कार्रवाई इसराइल ने हम पर की है, इसके जवाब हमने उनको देना है और हम इस काबिल हैं कि हम उनको जवाब दे सकें। ईरान भी प्लान आउट कर रहा है कि वो किस तरह से जवाब देगा इसराइल को, लेकिन जो इसराइल को जवाब उन्होंने देना है, क्या वो जौहरी हथियारों की मदद से देना है, किस तरह से देना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। अगर तो अभी जो इसराइल क्लेम कर रहा है और ईरान ने जो अब तक बताया है अपने ऑफिशियल्स के जरिए कि जिस तरह से उनकी हाई एंड कमांड जो है वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, शहादत पा गई है, तो फिर ये जो उनकी प्लानिंग थी ये तो बिल्कुल इस वक्त डिस्पोज ऑफ हो गई है। क्योंकि अगर हम जंग में जाने का इरादा करते हैं और पूरी प्लानिंग करते हैं तो जितने भी हमारे फौजी ओहदेदार होते हैं, सरबराह होते हैं, चाहे वो बहरी फौज है, बर्री फौज है, फजाई फौज है, तो उनकी पूरी स्ट्रेटेजी होती है। और अगर वही मौजूद नहीं है तो फिर उस वक्त तो डेंट पड़ गया। फॉर द टाइम बिंग तो आप अब आगे बढ़ नहीं सकते। ऑब्वियसली उन्होंने डिसाइड किया हर चीज और उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और उन्हीं के ऊपर रिलाय कर रहे हैं आप हर चीज के लिए, जवाब देने के लिए भी, अटैक करने के लिए भी। और अगर वही लोग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो इस वक्त जो ईरान में हो रहा है वो बहुत ही कशीदा सूरत हाल है और इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी मुतासिर होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मुतासिर होगी। साथ ही साथ अगर हम एशिया की बात करते हैं, मशरिक वुस्ता की बात करते हैं, तो सारी की सारी चीजें इसकी लपेट में आ जाएंगी। क्योंकि अगर ईरान ये धमकी दे रहा है कि वो इसराइल पर भी अटैक करेगा और साथ ही साथ अमेरिका को भी निशाना बनाएगा, तो डेफिनेटली ये दोनों जायंट्स खामोश तो नहीं रहेंगे ईरान की इन धमकियों पर या उनके अटैक पर, तो वो भी तो रिस्पॉन्ड करेंगे। और जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर ये जो वॉर सिचुएशन होगी इसका असर हर जगह पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स हैं अभी तक जो इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो यहां तक सामने आई हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर गुज़श्ता रोज जो हादसा पेश आया था प्लेन क्रैश होने का, एयर इंडिया का 171,
उसके अंदर जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बड़ी दर्दनाक स्टोरीज थी, और साथ ही साथ वो भी सोशल मीडिया पर अब हम देख रहे हैं कि वो चल रही हैं। साथ साथ जो लोग वहां पर जा रहे थे, जिसके अंदर एक डॉक्टर की फैमिली शामिल थी, कुछ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थे, यूट्यूबर्स थे, और इसके साथ साथ सरकारी लोग भी शामिल थे। वो सारी फैमिलीज जो इस दुनिया से चले गई, और कुछ खुशकिस्मत भी हैं जो इस प्लेन में जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा सके, उनका टाइम नहीं हुआ, वो लेट हो गए, वो फ्लाइट में नहीं पहुंच सके। लेकिन अब इस प्लेन क्रैश की जगह पर नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किया है उसको इंडियंस खुद बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं। उसके ऊपर इंडियंस का खुद का बहुत दिल दुखा हुआ है कि अब इस जगह पर जाने की क्या जरूरत थी। मोदी ने जो फोटो शूट करवाया है और जिन जिन एंगल से करवाया है उससे हर्ट हो रहे हैं लोग, उससे उनकी जो जज्बात हैं वो हर्ट हो रहे हैं। तो मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप खुद को शायद बॉलीवुड की फिल्मों के हीरो समझते हैं कि आप जा रहे हैं जाए हादसा पर और जाकर वहां पर पिक्चर्स बनवा रहे हैं डिफरेंट एंगल से। एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर से भी पिक्चर ली जा रही है और फिर वो लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स बन रही हैं। तो लोग इसके ऊपर खुद मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एयर इंडिया के हवाले से बड़ा ही कोई कड़ा और सख्त वक्त चल रहा है कि एक दूसरी परवाज जो फुकेट से थाईलैंड से इंडिया आ रही थी उसमें भी बम की इत्तला थी और फिर उसको भी अब वापस भेजना पड़ा। और उसके साथ साथ दूसरी जो परवाज है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आया, टेक्निकल एरर आया और वो भी वहीं पर रह गई और उसने भी फ्लाई नहीं किया। इसके साथ साथ जो ये जहाज 171 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस जहाज के अंदर उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन जो पायलट ने बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसने जो मेडे की कॉल दी थी उसके अंदर उसने बताया था कि मैं जहाज को उड़ा नहीं पा रहा, इंजन जहाज को कैरी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इनिशियली तो ये बनता है कि जहाज के अंदर फॉल्ट था, फनी खराबी मौजूद थी जिसे एयर इंडिया ने केटर नहीं किया, जिसे एयर इंडिया ने रिपेयर नहीं किया। और उससे पहले की जो एक पिक्चर्स और वीडियोस का सिलसिला जारी है कि उसी जहाज के ऊपर एक शख्स जो फ्लाई करके इंडिया पहुंचा था और उसने सोशल मीडिया पर लगाई थी कि देखें ये केबिन्स का क्या हाल है, सीट्स का क्या हाल है, कनेक्टिविटी का क्या प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि उस क्राफ्ट के अंदर, जहाज के अंदर ही कोई प्रॉब्लम मौजूद थी जिसे बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया गया। इसके अंदर अब कौन कौन से लोग शामिल हैं और कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल किस्म की एक इंक्वायरी होगी और जिम्मेदारान को ऑब्वियसली सजाएं भी दी जाएंगी। लेकिन जिन जानों ने जाना था, जो नुकसान होना था वो हो गया है। लेकिन एयर इंडिया को बहुत ज्यादा अब बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, लोगों का एतमाद गेन करने के लिए भी, क्योंकि मैंने दूसरी अभी खबर जो आपको बताई वो भी बहुत ही होश उड़ा देने वाली थी और परेशान कुन थी लोगों के लिए। तो लोग इस हवाले से बहुत मिसट्रस्ट का शिकार हो गए हैं इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एयर इंडिया को भी, नरेंद्र मोदी को भी, इन पूरे सारे इंसिडेंट्स को लेकर। क्योंकि आपके लोगों की सेफ्टी जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है और जान हर किसी की कीमती होती है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई आम शहरी हो। जनाब, ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह हाजिर है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।